सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर मैं आपका परिचय एक भूली बिसरी फिल्म से करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक नजर। फिल्म 1972 में प्रदर्शित हुई थी। निर्देशक थे बाबूराव इशारा और प्रमुख कलाकार थे अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी रियल लाइफ कपल है, जीवन साथी है और इन दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत सी यादगार फिल्में दी हैं। लेकिन एक नज़र उस ज़माने की फिल्म है जब अमिताभ बच्चन कोई विशेष लोकप्रिय नहीं हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के कारण ही यह एक भूली बिसरी फिल्म बनकर रह गई है। हालांकि यह फिल्म बड़ी मनोरंजक थी और इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं थी कि फिल्म फ्लॉप होती, असफल होती। लेकिन जो नतीजा निकला वो यही निकला कि फिल्म सफल नहीं हुई और आखिरकार दर्शकों द्वारा बिसरा दी गई। फिल्म शुरू होती है एक शायर आकाश से, पूरा नाम मनमोहन आकाश, जो कि एक बड़े वकील रघुनाथ त्यागी यानी कि तरुण बोस का बेटा है, लेकिन उसकी दिलचस्पी शायरी में है। उसकी शायरी की किताबें एक प्रकाशक असित सेन छापते हैं, लेकिन बहुत लोकप्रिय होने पर भी उसके प्रशंसक, उसके शहदाई ये नहीं जान पाते ये शायर कौन है, क्योंकि वह शायरी की किताबों पर अपना नाम या तस्वीर या परिचय नहीं छपवाता है। एक दिन जब वो एक कोठे के नीचे से गुजर रहा होता है तो वह बड़ी सुरीली आवाज़ में किसी स्त्री को अपनी ही एक गज़ल गाते हुए सुनता है। उत्सुकतावश में कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ता है और पाता है कि गाने वाली है शबनम यानी कि जया भादुड़ी। दोनों में परिचय होता है और ये जानकर शबनम की खुशी का पारावार नहीं रहता कि जिस शायर की शायरी की वो शहदाई है वो उसी के रूबरू है। दोनों का मेलजोल बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन इनके मिलन के रास्ते में रुकावटें हैं। जहाँ एक और कोठे की मालकिन अमीना बाई यानी कि नादिरा इस मेलजोल के खिलाफ है, क्योंकि उसे ये डर है कि कहीं शबनम उसका कोठा छोड़कर न चली जाए और उसकी कमाई बंद न हो जाए। वहीं दूसरी ओर आकाश के पिता रघुनाथ त्यागी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान मर्यादा की चिंता है। आकाश का साथी है उसका दोस्त अशोक यानी कि रजा मुराद, जो कि खुद एक युवा वकील है और वह पूरी कोशिश करता है कि आकाश के पिता शबनम को स्वीकार कर ले, लेकिन वह सफल नहीं होता और आखिरकार पिता पुत्र की तनातनी का परिणाम आकाश के घर छोड़ने के रूप में निकलता है। इधर कहानी में एक पैरेलल ट्रैक भी चल रहा है। एक दीपक नाम का आदमी नवाब का वेश धारण करके अमीना बाई के कोठे पर आता जाता है और अमीना बाई और शबनम दोनों को ही अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। ये दीपक वास्तव में आकाश के दोस्त अशोक का कोई दूर का रिश्तेदार है, उसके ननिहाल से संबंध रखता है। ये नवाब का वेश बनाकर कोठे पर क्यों आता है, ये एक राज है जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता। अब आकाश घर छोड़ने के बाद अपने एक दूसरे दोस्त के यहाँ जा पहुँचता है और वहीं रहने लगता है। उसका ये दोस्त एक होटल चलाता है और आकाश को अपने सगे भाई की तरह प्रेम करता है। अब शबनम को भी अपना कोठा छोड़कर आकाश की जिंदगी में आना है, लेकिन उससे पहले वह अमीना बाई से कुछ बातें साफ साफ करना चाहती है। वो कोठे पर जाती है और उसके और अमीना बाई के बीच झड़प होती है। आपसी तकरार में अमीना बाई के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे शबनम को पता लग जाता है कि अमीना बाई उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ कोई और है। लेकिन उसके दबाव डालने पर भी अमीना बाई उसे उसकी माँ के बारे में नहीं बताती। अचानक बत्ती गुल हो जाती है और अंधेरे में अमीना बाई का खून हो जाता है। खून का इल्ज़ाम आता है शबनम पर। अदालत में मुकदमा चलता है। सरकारी वकील हैं आकाश के पिता रघुनाथ त्यागी, जो कि पूरी कोशिश करते हैं कि शबनम को फांसी की सज़ा दिलवा दी जाए। उसकी ओर से सफाई के वकील बनकर पेश होते हैं आकाश के दोस्त अशोक यानी कि रजा मुराद। लेकिन
मामला गंभीर है। अशोक के लिए शबनम को बेगुनाह साबित करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जज की कुर्सी पर भी अशोक के पिता ही विराजमान हैं, जो कि बहुत सी बातों से अनजान है। इधर मामले की छानबीन से अशोक को दीपक के बारे में पता लगता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि उसका दूर का रिश्तेदार दीपक आखिर नवाब का वेश बनाकर कोठे पर क्यों आता जाता था। वो मामले की पड़ताल करने के लिए आकाश को अपने ननिहाल भेजता है, लेकिन शीघ्र ही शबनम अपना इकबाल जुर्म कर लेती है और अशोक की मुश्किल बढ़ जाती है। उसे लगता है बहुत सी बातें हैं जो कि उससे छुपाई जा रही हैं और छुपाने वालों में आकाश और शबनम भी शामिल हैं। अब वो खुद अपने ननिहाल पहुंचता है और दीपक के बारे में सारी मालूमात करके लौटता है। अब उसके सामने सारा राज खुल चुका है और वह अदालत में शबनम को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो जाता है। फिल्म आकाश और शबनम के सुखद मिलन के साथ समाप्त होती है और दर्शकों को एक अच्छी फिल्म देखने का एहसास होता है। इशारा जी ने फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा किया है और हालांकि ये बात दर्शक बहुत पहले ही समझ जाते हैं कि अमीना बाई का कातिल कौन है, लेकिन इससे फिल्म में रोचकता के तत्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कत्ल आखिर क्यों हुआ और उसके पीछे क्या राज था, क्या बैकग्राउंड थी, ये उत्सुकता जगाने वाला तत्व है जो आखिर तक बना रहता है। फिल्म का गीत संगीत बहुत अच्छा है। मजरूर सुल्तानपुरी के गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मधुर धुनों में ढाला है। इसका एक गीत पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, मजरूर साहब ने मीर तकी मीर की क्लासिक गजल से मुखड़ा उठाकर लिखा है। गीतों का फिल्मांकन भी अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छे ढंग से गया है और ये गीत इतने अच्छे बन पड़े हैं कि कहानी के प्रवाह को रोकने पर भी ये अखरते नहीं। फिल्म में कॉमेडी ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी असित सेन के माध्यम से एक प्रसंग जो फिल्म में डाला गया है वो आकाश के चरित्र पर बड़ी अच्छी रोशनी डालता है और दर्शकों को प्रभावित करता है। फिल्म कहीं पर भी बोर नहीं करती है और इसे कुल मिलाकर एक अच्छी फिल्म माना जा सकता है। मेरे लिए तो ये अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की पसंदीदा फिल्म है। अभिनय पक्ष भी अत्यंत सबल है। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की आपसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों ने अच्छा काम किया है। रजा मुराद की तो ये पहली ही फिल्म है, लेकिन पहली फिल्म में उन्होंने बड़ा प्रभावित किया है। अन्य कलाकारों में सुधीर जिन्होंने दीपक की भूमिका की है, नादिरा, मनमोहन कृष्ण जिन्होंने की जज और अशोक के पिता की भूमिका की है, दुलारी जिन्होंने अशोक की माता की भूमिका की है और अन्य सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म अधिक लंबी नहीं है, संपादन भी अच्छा हुआ है, आर्ट डायरेक्शन भी अच्छा है, सादगी ही है, लेकिन बिना तड़क भड़क के भी ये फिल्म देखने में अच्छी लगती है। जो लोग गोल्डन ओल्डीज के शौकीन हैं, पुरानी फिल्मों का चार्म जिनको है, जो अमिताभ बच्चन के प्रशंसक हैं, जो जया भादुड़ी के प्रशंसक हैं, मैं उन सभी को अपनी 4 स्टार की रेटिंग के साथ एक नज़र फिल्म को तहे दिल से रिकमेंड करता हूँ।